हाँ यस, लड़की समझ गई है। चलो ए शांत, देखिए अभी कुछ बारिश होने वाली है प्रश्नों की मेरे ऊपर। हाँ भाई चलो पूछो दीदी पूछो। अच्छा ए बेटा थोड़ा आराम से सुनना, क्वेश्चन है और सब लोग बेटा ध्यान से समझना। पहले आप बनाएंगे फिर मैं बनाऊंगा, ठीक है? क्वेश्चन समझा रहा हूँ। हाँ मैं हूँ ना। पहले इसके लिए बेटा, अरे सुनो, एक कॉन्सेप्ट सीख लो। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो एक कॉन्सेप्ट सीख लो, इसको सब लोग लिखेंगे। ग्रोथ ऑफ आइस ऑन पॉन्ड। देखिए किसी लेक या पॉन्ड में बेटा जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जैसे अक्सर हम लोग सुनते हैं कि सर्दियों में जम्मू कश्मीर में एक झील है जिसे बोलते हैं डल झील, श्रीनगर में है, वो बेटा जम जाता है, उसके ऊपर लोग खेलते हैं, है ना? तो सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर बेटा ग्रोथ ऑफ आइस ऑन पॉन्ड, रुकिए, ऐसा नहीं होता है कि क्रिकेट विकेट खेलते हुए न्यूज़ आता है कि भैया डल झील जम गई, वहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई फुटबॉल खेल रहा है, लोग स्केट कर रहा है उस पर, तो ऐसा हम लोग सुनते हैं। और ऐसा कब होता है बेटा? भरी गर्मी में। भरी, अरे सर्दियों में या गर्मियों में? अच्छा सर्दियों में, वो भी जब कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, मुंडी ऊपर करके। हाँ सुनिए जरा, मैं बोल लूँ वो। अच्छा इसको ऑन तो किया ही नहीं, ऑन है। अरे कमाल हो गया, बहुत सही। अब बेटा सुनना ध्यान से। क्या होता है बेटा कि जो झील होता है या पॉन्ड होता है बेटा, ऊपर टेम्परेचर माइनस में है, -θ डिग्री सेल्सियस, और यहाँ वाटर है बेटा, तो क्या होता है कि बर्फ़ की एक लेयर यहाँ पे फॉर्म हो जाती है सरफेस पर। हम देखते हैं कि सरफेस पर बर्फ़ की लेयर फॉर्म हो जाती है, ये बर्फ़ बन गया बेटा, वाटर फ्रीज हो गया, ठीक है? पूरा ऊपर से लेके नीचे तक नहीं फ्रीज होगा, कुछ ही लेयर तक, कुछ ही थिकनेस की बर्फ़ जम जाएगी बस। वो बेटा जस्ट एक रजाई की तरह काम करता है। एक्वेटिक एनिमल, जो पानी के अंदर रहने वाले एनिमल है, जैसे मछली है, घोंगा है, केकड़ा, इन सभी के लिए वो एक नहीं होता है क्या? हाँ, और भी एनिमल्स होते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स कहलाते हैं बेटा, उनके लिए यह एक रजाई की तरह काम करता है। वैसे अमूमन मैं आपको बताऊं कि आइस इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इसीलिए बेटा पोलर रीजन में एस्कीमो जो होते हैं वो इग्लू नामक एक घर बनाते हैं। एस्कीमो जो होते हैं वो इग्लू नामक एक घर बनाते हैं, इग्लू। हाँ, एस्कीमो जो रहने वाले प्राणी होते हैं उसको एस्कीमो कहते हैं, और वो एक घर बनाते हैं जिसे बोलते हैं इग्लू। वो बर्फ़ का ही बनता है बेटा, बर्फ़ का ही घर बनता है, और अंदर जितनी गर्माहट है, गर्माहट रहेगी, वो ठंडी नहीं होती जल्दी, क्योंकि आइस जो होता बेटा बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, मुंडी ऊपर रख के। अब हमसे जो सवाल पूछा जाता वह सुनिए। बोले जाएगा कि 1 सेंटीमीटर का बर्फ़ 1 सेकंड में बन गया, तो अगला 1 सेंटीमीटर को बर्फ़ को बनने में कितना टाइम लगे? इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। माना कि किसी टाइम t पर y थिकनेस का बर्फ़ ऑलरेडी फॉर्म हो गया, और इन फर्दर टाइम dt, देखना बेटा, इन फर्दर टाइम dt dy थिकनेस ऑफ बर्फ फॉर्म्स, dy थिकनेस ऑफ आइस लेयर फॉर्म्स। तो बेटा dt टाइम में ये बना, तो सोचो ये जब बना तो यानी यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा ना, क्योंकि आइस वाटर में तब बनता है जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है 0 पर ना, यहाँ 0 डिग्री। तो देखो बेटा जब वाटर से आइस बनता है तो एनर्जी निकलती है। अच्छा, और बिल्कुल बेस में जा कर के ना टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है। बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, -10 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अंदर बॉटम पर, लेक के बॉटम पर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होगा,
4 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होगा, इसीलिए बाहर बहुत ठंडी पड़ रही है, लेकिन इधर एक्वेटिक एनिमल बड़े प्यार से रहते हैं, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर हो ही नहीं सकता। उनको भी पता है अबे 4 से तो कम होना नहीं है, चाहे जितना ठंड पड़ जाए कोई बात नहीं, पड़ो जम के ठंड, हमें तो बस 4 डिग्री सेल्सियस तक ही मिलना है मिनिमम टेम्परेचर। तो यहाँ पर बेटा 4 डिग्री सेल्सियस, तो जो हीट रिलीज होती है बेटा वो इधर नहीं जा पाती है, वो हीट बाहर निकलती है। ठीक है, मान लीजिए इसके वाटर जब आइस में कन्वर्ट हुआ तो DQ अमाउंट ऑफ हीट निकला, और वो DQ अमाउंट ऑफ हीट DT टाइम में यहाँ से बाहर निकल गया हाई से लो की तरफ। तो यहाँ पर देखिए द रेट ऑफ फ्लो जो कि H लिखते हैं बेटा, वो KA इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। ये सोचिए एक रॉड है, ऐसे हीट जा रही है, इधर टेम्परेचर 0 है, हाई माइनस लो, लो माइनस थीटा, और एक माइनस पहले से दो थीटा, अपॉन ये डिस्टेंस करंट की डायरेक्शन में L की वैल्यू है y, और H बराबर होता है DQ बाई DT। DQ अमाउंट ऑफ हीट फ्लो होता है इन टाइम DT, बराबर हो गया KA थीटा अपॉन y। अच्छा, DQ का मतलब क्या है, जितना यहाँ से हीट रिलीज होगा आइस, वाटर से आइस बनने में वही निकल रहा है, और वाटर से आइस बनता है ml अमाउंट ऑफ हीट छोड़ता है। मान लीजिए DM अमाउंट ऑफ वाटर कन्वर्ट्स इनटू आइस, इतना पोर्शन का पानी आइस में बना तो हीट निकला, तो DM इंटू L अपॉन DT बराबर हो जाएगा KA इंटू थीटा अपॉन y। अब ये मास, इतने पोर्शन का मास कितना होगा बेटा, M इंटू L होता है, जब फेज चेंज होता तो पढ़ा था ना Q बराबर ML। अब इतने का मास कितना होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अच्छा, ये क्वेश्चन में हम लोग को दिया भी रहता है और नहीं दिया तो भी मान लेना कि आइस और वाटर की डेंसिटी एक ही है। हैं बोल रहे हैं ना आप, हैं ऐसे कैसे, वाटर का तो 1000 होता है, आइस का 900 होता है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन होता है कि एज्यूमिंग दैट द डेंसिटी ऑफ आइस एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर आर सेम। ठीक है ना, तो यहाँ पर बेटा इसका जो मास होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम होगा एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी रो इंटू L अपॉन DT, बराबर होगा KA थीटा अपॉन y। A से कैंसिल, हमें बेटा टाइम निकालना है, तो DT उठा के इधर, y उठा के इधर। पहले यहाँ तक लिखो, पहले यहाँ तक लिखो सब लोग। आराम से, आराम से। और अब बच्चों मिटा दे इधर, लेट जाओ केवी, बिल्कुल लेट जाओ। अच्छा लिख लिया, मनोज को कहाँ भेज दिया, प्रैक्टिस कर रहा है, क्या चीज़ का प्रैक्टिस कर रहा है भाई, फिजिक्स का प्रैक्टिस कर रहा है। अच्छा कल मैंने पूछा था इसलिए वो ज़्यादा दिल पे ले लिया, कह रहे हम तो बैल बन गए भाई, कल रोया था, मैंने पूछ लिया इसलिए। अरे तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई अपनी पछतावा करे कि हाँ मैंने गलती करा, अगर उसको मैं पैम्पर कर देता ना तो नीट 2021 उसका स्वाहा हो जाता।
होता ना स्वाहा, कोई बात नहीं, अब अगले साल देखेंगे। उसको मैंने डांट लगाई, उसको मैंने करा, फटकार लगाया तो रोया। क्यों रोया? हम इतने बड़े बैल हैं कि हम सवाल, एक छोटा सा फॉर्मूला सर ने पूछा और वो हम ना बता पाए। ये आंसू बहुत उसके काम का है। और बेवकूफ़ों, आप लोग भी समझ जाओ, जो हरकत आप दिखा रहे हो, एक एक को यहाँ पे ना कर्री फटकार और सुताई लगनी चाहिए जैसी हरकतें हैं आपकी। मिटा दें? अच्छा सुनिए सुनिए चाचा, यहाँ पर बेटा सुनिए सुनिए, रो एल ये है, के थीटा ये है, डी टी उठा के इधर लाते हैं आराम से बेटा। रो एल अपॉन के थीटा और ये वाई डी वाई इधर कर लेते हैं और इंटीग्रेट करेंगे। ध्यान देना चाचा, सुनो ध्यान से सुनना। मान लो शुरुआत में y1 थिकनेस का बर्फ ऑलरेडी जम चुका है t बराबर 0 पे। ज़रूरी नहीं है कि जब हम देखना शुरू किए तो बर्फ़ की थिकनेस ऑलरेडी कुछ हो सकता है वहाँ से बोले कि बर्फ़ अभी जमना शुरू हुआ। तो मैंने माना कि 0 से जब t और 0 तो देर इज़ सम थिकनेस ऑफ द आइस ऑलरेडी फॉर्म्ड, और y2 थिकनेस का बर्फ जमने में t टाइम लगा। dt कंडीशन t माइनस 0 t, रो एल वाई डी वाई कंडीशन वाई स्क्वायर बाई 2 आएगा, 2 इधर और वाई स्क्वायर में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये फॉर्मूला होता है, इसे रट जाओ। रो एल अपॉन 2 के थीटा वाई टू स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर। वाई टू इज़ द फाइनल थिकनेस ऑफ आइस, वाई वन इज़ द इनिशियल थिकनेस ऑफ आइस। ठीक है, इसे रट्टा मार लो। अब जैसे मैं क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे कि आइस वाला सवाल बन जाएगा। देखिए, मान लीजिए बेटा क्वेश्चन ऐसा हो कि बोले कि t बराबर 0 पर कोई आइस नहीं था, 1 सेंटीमीटर बर्फ़ को बनने में 1 सेकेंड लगा टाइम, 1 सेंटीमीटर बर्फ़ को जमने में 1 सेकेंड टाइम लगा। तो बताओ फर्दर 1 सेंटीमीटर बर्फ़ बनने में, फर्दर 1 सेंटीमीटर बर्फ़ बनने में कितना टाइम लगेगा? तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे, ध्यान दो। तो हम बोलेंगे सर वेरी इजी, रो एल अपॉन 2 के थीटा इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, सी मान लो। अब देखो y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, पहले यहाँ से देखो 0 से 1 सेकेंड में 1 सेंटीमीटर करते हो। देखो t बराबर 0 पर देर इज सम बर्फ, नो, t बराबर 0 पर कोई बर्फ नहीं था, अगले 1 सेकेंड में 1 सेंटीमीटर फॉर्म हुआ। तो y2 इज द फाइनल थिकनेस 1 माइनस इनिशियल 0 का स्क्वायर 0, ये c के बराबर आएगा फर्स्ट इक्वेशन। देखिए टाइम की वैल्यू कितना दिया बेटा, 1 दिया ना, 1, c बराबर कितना आ गया 1। इसको फर्स्ट इक्वेशन कर लो, यूनिट का टेंशन मत लो, रेशियो है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो फर्दर 1 सेंटीमीटर बर्फ जमने में कितना टाइम लगेगा, तो फिर टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे, रो एल अपॉन 2 के थीटा को c से लिख लो, y2 फाइनल थिकनेस कितना हो जाएगा टोटल 1 + 1 2, y2 मतलब ये फाइनल थिकनेस दिस इज एंड दिस इज इनिशियल थिकनेस। फाइनल थिकनेस 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ से यहाँ देखना है तो इनिशियल थिकनेस कितना हो चुका है 1 का स्क्वायर 1, c की वैल्यू 1 है, तो t बराबर होगा 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में बर्फ़ जमेगी, यानी अगला 1 सेंटीमीटर बर्फ़ जमने में 3 सेकेंड का वक्त लगेगा। ये समझ में आया? लिख लो इसे। जी जी दीदी जी, यहाँ से यहाँ तक में टाइम बताना। जी जी बोलिए बोलिए। y2 का मतलब होता है फाइनल थिकनेस, जो टोटल फाइनल थिकनेस ऑफ द आइस है। हाँ अच्छा बताओ, यही ना मैं बोल रहा हूँ, फाइनल थिकनेस तुम बोल रही हो ना, ऊपर से लेने के। मैं बोलूँ बेटा इस लेक के ऊपर बर्फ़ जमी है, उसकी थिकनेस बता दो, ऊपर से लोगे कि नीचे से लोगे? कैसा स्टूपिड सा तुम्हारा है क्वेश्चन। अरे थिकनेस तो थिकनेस होता है, दिस इज द मोटाई ऑफ द बर्फ। अरे भाई 2 सेंटीमीटर का बर्फ जम गया सर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस इनिशियली कितना थिकनेस था 1 का स्क्वायर 1। बोलती हूँ नीचे से ले थिकनेस के ऊपर से ले थिकनेस, व्हाट रबिश। अरे इंग्लिश, हाँ अरे दीदी रो एल अपॉन 2 के थीटा एक कांस्टेंट है जिसे मैंने c मान लिया, हो गया।
भगवान, छोटी छोटी बातें, कोई बात नहीं, मेरे डांट को इधर मत लेना, अदरवाइज मत लेना अदरवाइज नहीं लेना। टीचर की डांट, मम्मी पापा की डांट खा लेनी चाहिए, ज़िंदगी इसी से बनती है कि नहीं? सत्य बात। मैंने देखा है जो पापा की डांट और मार बचपन में खूब गाया है वो बड़ा सज्जन इंसान बनता है, बड़ा होकर सबसे सभ्य इंसान बनता है। और जो लाड प्यार में रहा है वो सबसे बड़ा उत्पाती बना है, सबसे बड़ा उदंडी। ऐसा नहीं है। अरे तुम लोग जिंदगी को कहाँ जानते हो? अच्छा, आजकल के तो मम्मी पापा ज़्यादा कूटते भी नहीं बच्चों को, नहीं कूटते हैं। अच्छा, स्कूल में तो टीचर डांट भी नहीं सकता है, आपको पता है सीबीएसई के रूल हैं। हाउ डेयर कि मतलब आपने मेरे बच्चे को डांट दिया। तभी देखते हो कितने खतरनाक प्राणी निकल रहे हैं, खतरनाक प्राणी निकल रहे हैं। मिटा दे बेटा। भाई, चाचा, अरे सृष्टि दीदी सुनिए। अब बेटा मैं सवाल बताता हूँ, सुनिएगा प्लीज़। अब मैं क्वेश्चन पढ़ूँगा, आप समझिएगा। जैसे बेटा आइस वाले मैं क्वेश्चन को देखूँ, डरना नहीं बेटा, बस थोड़ा सा धैर्य रखना है ना। आइस वाले क्वेश्चन है कहीं पर मिले हैं क्या? नहीं मिला ना बेटा, प्लीज़। चलो इसी क्वेश्चन को बनाते हैं बेटा। एक सवाल है, इसको सुनते हैं सब लोग प्लीज़। और देखो भाई, जो मैं बता रहा हूँ लिखा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अगर आप सही स्टूडेंट हैं और वाकई कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो सवालों से लड़ना सीखिए, सवाल सुनिए, कुछ भेजा लगाइए, दिमाग लगाइए, तभी रिफ्लेक्स पैदा होगा दिमाग में। वरना ये तो साल गया, फिर अगला साल फिर वैसे ही वेक्टर जोश में पड़ेंगे, लास्ट तक आते आते ऐसे ही ठंडे पड़ जाएंगे जैसे आप अभी हैं। इधर ध्यान से सुनिए। चलिए इस सवाल को देखिए। अ लेक सरफेस, यानी बेटा झील का एक सरफेस, देखिए झील का सरफेस। क्वेश्चन सुनिए, और इधर कोई बात नहीं करेगा, गार्गी ध्यान दो। अ लेक सरफेस इज एक्सपोज्ड टू एन एटमॉस्फेयर। हाँ भाई, लेक का सरफेस एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड है। वेयर द टेम्परेचर इज लेस देन 0 डिग्री। यहाँ बेटा टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर का 0 से कम है, यानी माइनस में, मुंडी पर ध्यान देना। इफ़ द थिकनेस ऑफ द आइस लेयर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ग्रोज फ्रॉम 2 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर इन 1 आवर। यानी बोलता बेटा बर्फ़ की लेयर ऑलरेडी पहले 2 सेंटीमीटर थी, 2 से 4 सेंटीमीटर बनने में 1 घंटे का वक्त लग गया। 1 घंटे में 2 से 4 हो गया। यानी सोचो ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर का बर्फ़, समझ के चलना, ये ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर है, और 2 से 4 सेंटीमीटर का पूरा थिकनेस होने में, 2 से 4 सेंटीमीटर का थिकनेस होने में 1 घंटे का वक्त लग गया। क्वेश्चन समझना। अब बोलता है द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर TA विल बी। तो बोलता है ये TA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप इसे फाइंड करिए क्या होगा। और बेटा यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस इज 4 × 10⁻³ कैलोरी पर सेंटीमीटर पर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस। रुकिए, आराम से सुनिए। डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.9, रुकिएगा, 0.9 ग्राम पर cc। क्या आप मेरी लैंग्वेज सुन रहे हैं? अभी लिखिएगा नहीं, हम हमारे यहाँ तो बैल पढ़ते हैं, उनको कब लिखना है कब नहीं लिखना है ये तय ही नहीं कर पाते हैं। अरे बेवकूफ़ा, अभी तो क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूँ, सुन तो लो। के दिया है, डेंसिटी दिया है। फिर सुनिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस सबको पता है 80 कैलोरी पर ग्राम। नेग्लेक्ट द चेंज ऑफ डेंसिटी ड्यूरिंग द स्टेट चेंज, अभी बोला था
कि पानी से वाटर से आइस बनेगा तो डेंसिटी बेटा चेंज नहीं लेते हैं, लिखा हुआ है ना, लिख दिया है क्वेश्चन के अंदर, नहीं भी लिखा रहता तो भी हम यही मानते हैं कि डेंसिटी में नो चेंज, जब वाटर से आइस बना तो डेंसिटी इक्वल मानना है। एज्यूमिंग दैट द वाटर बिलो द आइस है 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे बेटा नीचे जो पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो मुझसे कह रहा है TA फाइंड करो। अब बेटा TA फाइंड करना है, अब आप बनाओगे या मैं शुरू हो जाऊं? बनाओ बनाओ बनाओ, बहुत अच्छा लगा, बनाओ तो जरा देखते हैं। लक्ष्मी दीदी समझ रही हो ना? अभी टाइम का फॉर्मूला क्या पढ़ा है दीदी, जरा बोलना। अच्छा देख के ही बोलोगी। रोयल अपॉन 2k थीटा ब्रैकेट में y2 स्क्वायर माइनस y1 y2 मतलब फाइनल थिकनेस ऊपर से कि नीचे से? फाइनल थिकनेस ऊपर से कि नीचे से या बीच में से? अरे बेवकूफ़, जितना टोटल बन गया वो फाइनल थिकनेस। कैसे सोच लेती है इतना खतरनाक। हाँ 108 नहीं, बोलो बोलो, माइनस 30 कैलोरी वैलोरी सब ध्यान रख लिया ना बेटा? चलिए -65, कुछ गड़बड़ हो रहा है अभी भी। चलो देखो, मैं जानता था, टेंशन मत लो। रो L अपॉन 2k थीटा ब्रैकेट में y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। अच्छा बेटा एक बात समझो, अरे कोई सुनने को तैयार है क्या? ऑलरेडी मैंने पहले से थ्योरी में माइनस थीटा माना हुआ था, यानी हमें थीटा निकालना और आगे माइनस अपनी तरफ से लगा देना है, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड सॉल्व कर लेंगे। थीटा बराबर रो L अपॉन 2k इंटू टी y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। चलिए डेंसिटी ऑफ आइस कितना है? 0.9 ग्राम पर cc है। सब CGS यूनिट में लिखेंगे फिर, है ना? ध्यान रखना। L लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, सब CGS में। और यहाँ कैलोरी है तो K भी कैलोरी में, कैलोरी में है क्या K? अच्छा K कैलोरी में, ओके, कैलोरी कट जाएगा, बहुत अच्छा। 2 K की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻3, यही है ना? टाइम 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड। y2 फाइनल थिकनेस ऑफ द आइस कितना है? 4 16, और y1 इनिशियल थिकनेस कितना ऑलरेडी है पहले से? 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4। यही मुझे सॉल्व करना है। 0 ने पॉइंट को उड़ा दिया, 2 4 जा 8 हो गया, 9 इंटू 16 में से 4 गया 12 अपॉन 3600। अरे काम करे, 2 0 उड़ा लें, -1 होगा, 1 10 ऊपर आ जाएगा 36, 9 4 जा 36, 4 3 जा 12, 30 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस के साथ देंगे आंसर, तो TA विल भी क्या लिखेंगे? -30। एक ही सवाल को लोग कई जवाब देते हैं, एक ही सवाल का कई जवाब देते हैं। बोलो समझ में आया? क्या आसान था लक्ष्मी दीदी? आसान था, जब पढ़ा दिया तब आसान था, है ना? पहले टफ लग रहा था। वेरी गुड। हाँ फिर बोलो दीदी। दिल्ली पुलिस हाजिर है 6th और 7th, ठीक है, मिटा दो बच्चों। हाँ बेटा प्लीज़ शांति। मिटा रहा हूँ। चलो ध्यान से सुनो। देखिए भाई, देखिए अब अगला सवाल है बेटा। देखिए सवाल बनाने से शायद कुछ आपके दिमाग में आए कि हाँ बनाते हैं, देखते हैं। अगला सवाल आपको दे रहा हूँ। 2 शीट है, देखिए 2 शीट्स ऑफ थिकनेस D and 2D एंड सेम एरिया
आर टचिंग ईच अदर देयर फेस। देखो बेटा दो शीट है, एक शीट डी थिकनेस का है और दूसरा शीट कितने थिकनेस का है 2D। मुंडी को ऊपर रखेंगे। देखिए दो शीट है बेटा। अब बोलता है सेम एरिया है, एरिया बेटा सेम लेना है दोनों का, फेस एरिया। देख तो लो बेवकूफ़ो, जब बोर्ड पे देखना है तो पता नहीं लिखते हैं। यही ना प्रॉब्लम है आपके अंदर, यही तो प्रॉब्लम है कि आप मोटिवेटेड नहीं है, आप टाइम पास करते हैं अपना, आप समय की बर्बादी अपना खुद कर रहे हैं, लुटा रहे हैं समय की। चलो भाई लुटा देते हैं, जिस काम में करने का मन ही नहीं है वो काम आप ज़बरदस्ती करेंगे, कभी सफलता नहीं मिलेगी। समझिए बात को। सवाल करा रहे हैं तो आपका एप्टीट्यूड मुझे शो होता है, दिखता है कि ये तो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। समय की बर्बादी आपकी खुद की है, गलत जगह पे मेहनत करेंगे तो थोड़ी ना रिजल्ट आएगा। ध्यान दीजिए, कहता है टेम्परेचर TA TB कॉमन सरफेस जहाँ पे दोनों टच कर रहे हैं, और ये TC। अब देखिए टेम्परेचर TA TB एंड TC सोन आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बेटा TA TB TC आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, TA TB एंड TC आर इन GP ऑर्डर। GP का मतलब होता है बेटा रेशियो इज कॉमन, रेशियो इज कॉमन। जैसे TA अपॉन, जैसे मान लो ये हाई टेम्परेचर ही लो टेम्परेचर है तो TA अपॉन TB इज इक्वल टू TB अपॉन TC। देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का होता है रेशियो विल बी सेम। जैसे मैं बोलूँ 2 4 8 16 यह सीक्वेंस GP है। क्यों? देखिए 4/2 2, 8/4 2, 16/8 2, रेशियो कॉमन होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, क्या दिक्कत है भाई? रेशियो विल बी सेम। अब ध्यान से सुनिए, अब देखिए बेटा तो यहाँ पर ये GP में है तो बोलता है कि सोन इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद कॉमन रेशियो R/2, मतलब कॉमन रेशियो 2 है। कॉमन रेशियो 2 का मतलब जानते हो बेटा क्या होता है? कॉमन रेशियो 2 का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब ये छोटा फिर ये बड़ा, ये 2 गुना बड़ा फिर उससे 2 गुना बड़ा। ये अगर ये रेशियो 2 लिखा है तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि सर इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये TB बड़ा है TA से, TB अपॉन TA 2 के बराबर, TC अपॉन TB 2 के बराबर, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, तो कहता है बेटा रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ थिनर एंड थिकर शीट, ये थिनर है और ये थिकर है, K1 और K2, तो मुझे K1 अपॉन K2 सॉल्व करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अटेम्प्ट करोगे या मैं शुरू हो जाऊं? बस समझ लो सीरीज में हीट करंट सेम होगा। 1 आएगा? अरे कमाल हो। है आओ सिंचन, आओ सिरजन, आओ सिरजन, आओ सिरजन। हाँ हाँ, अरे 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 बिल्कुल, 1 मिनट। इस सवाल को सिरजन बोर्ड पर करेगी। K1A, अच्छा हम बोले नहीं, TB माइनस TA। बेटा एक चीज़ और बताओगी मुझे, ये क्या कर रही हो? अच्छा हीट करंट सेम कर, अच्छा हीट करंट किधर से किधर जाएगा? A से C या C से? अच्छा हीट करंट उधर जाएगा। अच्छा पहले K1 में हीट करंट का फॉर्मूला लिखिए। अच्छा हाँ, मिटा मिटा, अच्छा नहीं, अच्छा आराम से। क्या बात है, काटो, अरे काटो। मानती नहीं है। अच्छा नहीं नहीं, अरे मत ना, बिल्कुल हाँ और टीवी को हम 2TA लिख सकते हैं, हैं। तो हम 4D लिखेंगे अरे बाप रे, इतना लंबा छलांग। और टीवी हमारा ऑलरेडी 2TA है यहाँ से ना। अच्छा सबको TA के टर्म में बदल रही हो क्या? अच्छा TC को 4TA, TB को 2TA। लड़की तो होशियार है। आओ काटें, क्या बात है बेटा। उधर मिटा दो, ऊपर ऊपर मिटा दो, ऊपर
हाँ मिटा दो बस। चलो K1 अपॉन K2 अपॉन, अच्छा अपॉन 2, क्या बात है। बहुत अच्छा बनाई, बहुत अच्छा बनाई, एक्सीलेंट, मार्वेलस, क्या गजब बनाई है। TB माइनस टी और TC माइनस TB, इसने पहले एक काम करा, TB को 2TA लिख दिया क्योंकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इंक्रीजिंग है, यहाँ टेम्परेचर जितना उसका दुगना यहाँ, उसके बाद दुगना यहाँ। या आप अगर कंफ्यूज हैं तो आप इसे थीटा मान लो, इसे 2 थीटा और इसे 4 थीटा, यहाँ वैल्यू रख दो, TA की वैल्यू थीटा या TB की वैल्यू 2 थीटा, TA की वैल्यू थीटा, TC की वैल्यू 4 थीटा, TB की वैल्यू 2 थीटा, काटा पीटी करो पहुँच जाओगे यहाँ। अरे नहीं आया, बोल रहा है दुगना हो रहा है, थीटा का 2 गुना 2 थीटा, 2 थीटा का डबल 4 थीटा, बस रख लो यहाँ, आंसर आ जाएगा। नहीं आया, प्यारे उल्लू, कुछ लोग बहुत चक्के होके देख रहे हैं, लड़की तो आगे निकल गई। अगला क्वेश्चन, मिटा दो बेटा, समझ आ रहा है कैसे बन रहा क्वेश्चन? बस धैर्य रखिएगा, संभाल के रखिएगा। मिटाएं, चलो अगला सवाल दें, देखते हैं आप बना पाते हैं कि नहीं। दिमाग लगाना, पूरा फुल एफर्ट लगाना, ठीक है। चलो अगला सवाल, चलो अगला सवाल बेटा, यहाँ पर कहता है कि बेटा एक रिंग है, ओके बेटा ये रिंग है जिसके 2 हिस्से हैं, ये पॉइंट लिख रहा है A, ये पॉइंट लिख रहा है B, और यहाँ इसको लिख रहा है ADB और इसको लिख रहा है ACB, यानी 2 पॉइंट यहाँ दिखा दिया, इधर को ADB इधर को ACB, ये सेंटर है। अब समझना ध्यान से, कहता है कि कहता है ADB ACB, ठीक है, कैरीज अमाउंट ऑफ हीट एज, मतलब एक रिंग कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स ADB एंड ACB ऑफ सेम कंडक्टिविटी, जितना कंडक्टिविटी इधर है उतना ही कंडक्टिविटी इधर है। कैरीज, अच्छा कंडक्टिविटी के, कैरीज अमाउंट ऑफ हीट, बेटा अमाउंट ऑफ हीट H कैरी हो रहा, मतलब ऐसे समझना, हीट करंट ऐसे आया और हीट करंट यहाँ से निकल लिया, ठीक है, हीट करंट यहाँ से आया, हीट करंट 2 पार्ट में डिवाइड हुआ और यहाँ से हीट करंट फिर निकल गया। वेरी गुड। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, द ADB पार्ट इज नाउ रिप्लेस्ड विद अनदर मेटल कीपिंग टेम्परेचर T1 एंड T2 फिक्स्ड। A का टेम्परेचर है T1, B का टेम्परेचर है T2। अब बोलता है ADB जो हिस्सा है इसको काट दो, चलो भाई काट देते हैं, फिर से रिंग बना देते हैं। रिंग है, A और B वही 2 पॉइंट हैं, यहाँ पर वही उतने एंगल पर ही है, T1 है T2 है, लेकिन ADB वाला पोर्शन अब बदल दिया, ऐसे थोड़ा दिखा देते हैं अलग करने के लिए, ये ACB ये ADB। रुकेगा बेटा, बोलता है कि ADB पार्ट इज नाउ रिप्लेस्ड विद अनदर मेटल कीपिंग द टेम्परेचर T1 एंड T2 फिक्स्ड, यानी जितना टेम्परेचर T1 यहाँ उतना यहाँ, T2 यहाँ तो T2 यहाँ, ठीक। बोलता है द हीट कैरिड इंक्रीजेज टू 2H। अब देखा गया कि अभी इसमें तो 2H अमाउंट ऑफ हीट पास हो सकता है, पास हो रहा है, यहाँ H अमाउंट ऑफ हीट ऐसे जाता है, यहाँ 2H अमाउंट ऑफ हीट चला जाता है, क्या बात है। तो बोलता है व्हाट शुड बी द कंडक्टिविटी ऑफ द न्यू पार्ट। इसका अगर K है बेटा, इसका भी K है, तो व्हाट शुड बी द कंडक्टिविटी K डैश, ADB का जो हिस्सा है नया मेटल जो लगा है इसका K डैश कितना होगा, ये मुझे सॉल्व करने को बोल रहा है। आप बनाएंगे या मैं शुरू हो जाऊं? अच्छा देखिए यहाँ पर ना ओम्स लॉ लगाएगा, I बराबर V बाई आर इक्विवेलेंट।
सोचिए दो रजिस्टर पैरेलल में है, ठीक है, आर सेम नहीं होगा, ये लेंथ अलग अलग है ना बेटा। आर बराबर होता है एल बाई के, इसका रेजिस्टेंस जो होगा इसका रेजिस्टेंस उतना नहीं होगा, आधा आधा होता तब होता ना, यहाँ दिखाया है ना। आप इसको R1 मानो, इसको R2 मानो, ठीक है, पैरेलल में है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। और ACB और ADB का लेंथ भी दिया है ना, 3 दिया है, मतलब बेटा ACB अगर मान लो 3L है तो ये लेंथ L है, ACB 3 टाइम्स ऑफ ADB है। देखते हैं कौन बनाता है, फुल एफर्ट लगाओ, खूब दिमाग लगाओ अच्छे से। खोपड़ी नहीं बना, अमित जी सेवन बाई 7K/3, हाँ भाई है ऑप्शन, वेरी गुड। अच्छा देखो बेटा मैं बताता हूँ, इसका रेजिस्टेंस में R1 मान लेता हूँ ACB वाला, R बराबर होता है L/K, तो 3L/KA, रुकना, और इसका रेजिस्टेंस में R2 मान लेता हूँ, तो R2 बराबर कितना होगा L/KA। क्या दिख रहा है बेटा कि L/K अगर R2 है तो क्या ये 3 टाइम्स ऑफ R2 हो गया, ऐसा हो गया ना। पहले हम इस केस को डील कर रहे हैं, I बराबर होता है V/R, I की जगह H, V मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा T मान लेते हैं, और R इक्विवेलेंट। सोचो ये R2 है और ये 3R2 है, देखो सामने है, ये R2 है, ये 3R2 है, दोनों पैरेलल में हैं। जब दो रजिस्टर पैरेलल में होते हैं ना तो फॉर्मूला 10th में पढ़े थे, 1/R इक्विवेलेंट होता है 1/R1 प्लस 1/R2। और बेटा जानते हो दो रहता है ना तो आप ऐसे कर लिया करो, प्रोडक्ट अपॉन एडिशन, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। थोड़ा इसके लिए भेजा चाहिए, नहीं है तो दिक्कत करेगा। R2 और ये 3R2 है, देखो यहाँ वैल्यू पुट करो, R2 इंटू 3R2 अपॉन R2 प्लस 3R2, 3R2 में R2 जोड़ेंगे कितने का 4R2, R2 कट गया, 3R2/4। तो यहाँ पर बेटा 3R2/4 आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। डरना नहीं, यहीं पर हूँ मैं, घबराना नहीं, ये मेरे पास H है। अब मैं यहाँ पर करूँगा काम, अच्छा अब मैं अभी देखता हूँ, अभी आपके सामने कर रहा हूँ ना। अच्छा देखिए अब ये K' हो गया, चलिए ये तो लेंथ 3L है, ये लेंथ L है, चलिए इसका रेजिस्टेंस देखिए R2' कर लूँ L/KA, तो L/K', और इसका रेजिस्टेंस लिख लूँ, ये तो वही R1 के बराबर है ना, अरे ये तो वही ना है, ये तो चेंज नहीं ना हुआ, 3R2 लिख दूँ, ये तो 3R2 है, R2 मतलब ये 3R2 वही चल रहा है। चलिए दोनों पैरेलल में फिर से, तो पैरेलल में R इक्विवेलेंट पहले निकालते हैं, प्रोडक्ट अपॉन एडिशन, R2' इंटू R2 अपॉन 3R2 है ना, प्यारे उल्लू देख रहे हो, R2' प्लस 3R2, बोलो यहाँ तक ठीक है बेटा, घबराना नहीं, मैं बना दूंगा। अब यहाँ पर बेटा कितना अमाउंट ऑफ हीट जा रहा है 2H, I बराबर V/R, टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T, और R इक्विवेलेंट ये लिखूंगा ना। अब एक काम करते हैं, क्या H की वैल्यू मेरे पास 4 डेल्टा T अपॉन 3R2 है, वो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ, R इक्विवेलेंट अभी बाद में लिखूंगा, पहले 2 इंटू 4 8 डेल्टा T अपॉन R2, यही है ना 3R2, बहुत बढ़िया, बराबर डेल्टा T अपॉन R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट की वैल्यू ये पुट करूँगा लेकिन बाद में रखूँगा, पहले R इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ। R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना आएगा, ऊपर करेंगे तो 3R2/8 हो जाएगा ना,
कितना आएगा? यहाँ पुट करो, यहाँ लिखते हैं 3R2/8 इज़ द R इक्विवेलेंट। चलिए, और ये कितना है? R2 डैश इंटू 3R2, 3R2 इंटू R2 डैश अपॉन कितना है बेटा? R2 डैश प्लस 3R2। डरना नहीं भाई, सब सॉल्यूशन निकल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन R2 डैश प्लस 3R2 बराबर कितना आएगा? 8R2 डैश। सही है? अरे कभी तो बोल दिया करो। ये इधर जाएगा 7R2 डैश बराबर 3R2। सही है? R2 कितनी है? L/K है ना? अरे यार पैरों में दर्द है यार बहुत ज़्यादा। अरे मैंने जिम ज्वाइन कर लिया है भाई। अब तो 6 पैक्स आने वाले हैं अब मेरे। 3 महीने मेरे 6 पैक्स। गोटियाँ ऐसे 6 गोटियाँ ऐसे 3 इधर बनेंगी। क्या तुम यकीन करते हो मैं जिम करूँगा? कम वक़्त जरा सा मैं दौड़ लिया तो मेरे टांगों में दर्द हो रहा है, इसलिए। R2 डैश L/KA। अरे मुझे जोश कॉलोनी वाले 2-3 लोग बोले चलो दौड़ते हैं। हम भी बोले लाओ हम दौड़ लेते हैं थोड़ा सा, जूता उता हैं। अच्छा फर्स्ट डे वॉक करते हैं। अच्छा वो लोग दौड़ने वाले लोग हैं, वो तेज़ दौड़ रहे थे। 100 फुटा रोड बहुत अच्छा रोड है उधर, दयालबाग में कभी गए होंगे। और बड़ा अच्छा एकदम ग्रीनरी, एयरी, ठंडक। अच्छा मैं भी जोश में आ गया। मैंने कहा अरे कम वक्त हमें तो पता ही नहीं था कि लोग दौड़ते भी इधर। और अब तेज़ दौड़, मतलब देख के दौड़ गए तो कमर टांगों में दर्द हो गया। खैर R2 डैश L/K होगा बेटा। सर तुम खुद बनाओ और खुद समझ लो, हो जाए तो बता देना, ठीक है? हो जाए तो बता देना, यही है सर, कहीं जाएंगे नहीं, यकीन मानो। जाने वाले नहीं है, बस हो जाए बता देना। तो K डैश की वैल्यू कितना होगा? 7K/3। बड़ा खतरनाक है नहीं? एक्चुअली क्या है ना, ये जो 5-6 क्वेश्चन है वो सब जेई वाले भरे पड़े हैं। कौन से वाले भरे पड़े हैं बेटा? जेई वाले भरे पड़े। मतलब लेवल 2 में आपको डराने के लिए जेई के सवाल डाल दिए गए हैं। लेकिन देखिए मैं सवाल को सॉल्व करा रहा हूँ जिससे कुछ तो सीखा होगा। क्या ये सीखने को मिला? ये स्टेप क्लियर है? L/K ये स्टेप क्लियर है? अरे R1 3L/KA, R2 L/KA, 3R2 हो गया। I बराबर V/R डेल्टा T अपॉन R इक्विवेलेंट 3R2/4 हो गया। यहीं पर रायता यही पढ़ा, इसका रिश्तें लिखा मैंने L/K डैश A। अरे बोल दो ना, ये 3R2 पहले से देखा हुआ मैंने। क्या हुआ, चुप क्यों रहो? समझ में आ रहा है ना? हाँ 3R2। अब उसके बाद R इक्विवेलेंट निकाल लिया, प्रोडक्ट अपॉन एडिशन। अरे बोलो ना। अब ओम्स लॉ I बराबर V/R, 2H है, टेम्परेचर डेल्टा T है, R इक्विवेलेंट। H की वैल्यू कहाँ से लिखा? अरे ये है 4 डेल्टा T अपॉन 3R2, 4 डेल्टा T अपॉन 3R2, 2 मल्टीप्लाई तो 8 डेल्टा T अपॉन 3R2। R इक्विवेलेंट कितना आया बेटा? 3R2/8। R इक्विवेलेंट ये भी, R इक्विवेलेंट ये भी, इक्वेट नहीं करेंगे। सॉल्व किया तुम्हारे सामने, डरो नहीं, सीखो। वो गई मीनू, वो गई। तुम पहले भी गई थी ना? कैसा लगता है उधर जाकर के बेटा? यमराज, इंद्र भगवान, माँ सरस्वती सब बैठी रहती नहीं बैठी रहती है? भगवान चित्रगुप्त बैठते नहीं बैठते? हिसाब किताब हैं? आज फर्स्ट स्लीप डे, वर्ल्ड स्लीप डे। स्लीप मतलब सोने वाला दिन। अच्छा वो आज मना रही है। वो स्लीप डे मना रही है ये। अच्छा मनाओ बेटा मनाओ। नहीं नहीं मना, अरे तुम लोग तो डेली ही मनाते हो, तुम लोग के लिए कौन सा है? तुम लोग तो डेली ही मनाते हो। अब तो बेटा जब भी ऐसा हो ना तो वर्ल्ड स्लीप डे, नेशनल स्लीप डे सर आज। हाँ हाँ
एक मिनट, लक्ष्मी लिख रही है, कोई बोलेगा नहीं भाई। सर्जन आराम से, सर्जन मिटा दें बेटा, थोड़ा फास्टली लिखना बेटा, एक ही सवाल नहीं है, और भी है। हाँ, अब हम पीटेंगे तुम्हें तो कैसा लगेगा गधे। हाँ, I1 R1 बराबर I2 R2। हाँ ठीक है, तो बात तो एक ही है ना, पहुँचोगे तो वही ना। अच्छा चलो, I1 R1 और I2 R2 करते हैं। तुमको ये बिना करे तुम काम कर लोगी? अच्छा एक बात बताओ, I1 R1 बराबर I2 R2 में R1 इसका पूरे का लिखोगे ना दोस्त? तो लिखने के लिए तमाशा तो करना पड़ेगा ना, विदाउट। अच्छा एक काम करते हैं, मिटा दो बेटा। ये लोग बोल रहे हैं सर देखो टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, I1 का वाला H1 R1 बराबर H2 R2, यही बोल रहे हो ना? अच्छा चलो, H1 की वैल्यू H है, R इक्विवेलेंट बोलो कितना लिखें? हाँ तो निकालना पड़ेगा, चांटा मारूंगा ना खींच के। मैं कहाँ निकाल रहा था H की वैल्यू, ज़बरदस्ती। हाँ चलो खैर ठीक है, बात बहुत होगा तो एक लाइन बचा लोगे, उससे ज़्यादा क्या कर लोगे तुम, एक लाइन बचा लोगे बस। अब मैं तो वही समझागा। अच्छा मिटा दे बेटा। आराम से लड़की। हाँ एक काम मैं यहाँ कर सकता हूँ, पूछो क्या? थोड़ा कर सकता हूँ, करूँ? शॉर्टकट के लिए बताओ बेटा, ये पूरे स्टेप तुम गायब कर सकते हो, ये कर सकते हो। देखो H1 की जगह H है, अब एक काम करो, R1 नीचे कर लो, R2 इधर कर लो, 1/R2 ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत? और H2 की वैल्यू 2H, 1/R1 कर लो, कोई दिक्कत? अच्छा अब 1/R2 मतलब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि 1/R प्लस 1/R। 1/R का मतलब हो गया K/L, तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो KA, उसका KA/3L प्लस इसका K-A/3L, सॉरी L, 2H 1/R इक्विवेलेंट इसका 1/R प्लस 1/R, सब R2 भूल जाओ, K/L, L/K का उल्टा K/L, KA/3L प्लस KA/L। ये इससे इजी पड़ेगा, इससे सॉल्व हो जाएगा। A/L K डैश कहाँ, यहाँ है, और H से H। यस दिस इज इजी, दिस इज वेरी इजियर। जोर से बोलो बेटा। इससे K डैश सॉल्व करके दिखाएं या कर लोगे? यहाँ K/3, यहाँ K डैश, यहाँ लिख लो K/3 प्लस K डैश, और इज इक्वल टू इधर कितना आएगा बेटा? 2 आगे है ना, K/3 प्लस K/3 में K जोड़ते हैं ना तो 4K/3 आ जाता है। अब सही है? अब क्या करो, K डैश निकालना है, इसको उठा के उधर ले जाओ, 8K/3 में K/3 सब्ट्रैक्ट कर दो, 7K/3। क्या बात है, वेरी इजी, ये स्टेप से बना लो, ठीक है नहीं? हाँ 1/R2 ही, जो कि 2 रेजिस्टर पैरेलल में होता है, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R प्लस 1/R। 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R, इसका L/K होता है K/L। चलो नेक्स्ट, समझ गई दीदी? और बताओ 18। ये दूसरे वाले का था, इधर वाले का था पहले। 1/R2 मतलब सेकंड वाले केस का R इक्विवेलेंट, R1 मतलब फर्स्ट वाले केस का R इक्विवेलेंट। अरे इसमें K डैश है, 1/R1 तो इसका है ना। हाँ 1 इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 है, और दूसरे वाले का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R2 था। R2 को मैंने इधर भेज दिया, R1 को उधर भेज दिया। मिटा दे बेटा। चलो चलो देखो,
बेटा देखो लेटा हुआ है, वर्ल्ड स्लीप डे मना रहा है कम वक्त। देखिए इधर ध्यान से, इधर इधर इधर। अब बेटा देखिए मेरे से क्वेश्चन कौन सा पूछा गया दीदी? 18 के पहले 17 बनाई हो, तो फिर 18 क्यों पूछ रही हो? चलो 17 के पहले 16 बनाई हो, और 16 के पहले 15। हाँ, तो ये क्या पूछती हो? चलो देखो, चलो बेटा एक क्वेश्चन है, बनाते हैं सभी लोग, तैयार? अ पॉइंट सोर्स ऑफ हीट ऑफ पावर P। देखो बेटा ये पॉइंट सोर्स है, यहाँ से हीट निकल रहा है, रेडिएशन निकल रहा है, जिसका पावर P है। सब लोग ध्यान देना, पावर कितना है? P इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल सेल। इसको स्फेरिकल सेल के सेंटर पे रख दिया गया है, जिसका रेडियस R है। ध्यान देना, द मटेरियल ऑफ द सेल हैज़ थर्मल कंडक्टिविटी K। इसका मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी K है बेटा। अरे सीखो यार, सीखो। मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी K, जो सेल जिस मटेरियल से बना उसका थर्मल कंडक्टिविटी K है। सुनना आराम से। द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर सरफेस ऑफ द सेल इज़ नॉट टू एक्सीड T। मतलब आउटर और इनर, एक काम करो बेटा, इसका कुछ थिकनेस दिखा दो, क्योंकि ये देयर इज सम थिकनेस, देखिएगा बेटा, देयर इज सम थिकनेस। देखना, इसका टेम्परेचर डिफरेंट T से ज़्यादा नहीं हो सकता है, मतलब T तक हो सकता है या T से कम ही रहेगा। ध्यान दो भाई, T से कम ही रहेगा। तो बताना है कि इसका थिकनेस कितना होगा। व्हाट शुड बी इट्स थिकनेस? बोलता है द थिकनेस ऑफ द सेल शुड नॉट बी लेस देन, मतलब थिकनेस इससे कम नहीं होना चाहिए। कम हो गया तो टेम्परेचर डिफरेंट T से एक्सीड हो जाएगा। तो बोलेंगे बहुत ईजी है यार, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। देखो, क्या रेडिएशन जो निकलेगा वो यहाँ गिरेगा, और 1 सेकेंड में जितना पहुँचेगा उतना यहाँ से निकलेगा, और वही कंडक्ट हो जाएगा। यहाँ तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। हीट करेंट बराबर KA, एरिया होगा 4πr², क्योंकि पतला है सेल, ये थिकनेस बहुत छोटा है। टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थिकनेस, टेम्परेचर डिफरेंस T अपॉन थिकनेस D, और हीट करेंट किसके बराबर होगा? पावर के बराबर। लो जी, हो गया जी। क्या कोई इसके लिए कोई जान दे सकता है? हे भगवान, इतना इजी क्वेश्चन। D बराबर हो गया K × 4πr² इंटू T अपॉन D। P मिला आंसर। आई बात समझ में? बेटा सवाल बनाने के लिए ना भेजा इस्तेमाल करना पड़ेगा। रात के 1:30 बजे कहाँ से दिमाग काम करता है? शांत शांत बच्चों, शांत। दीदी थोड़ा सा कंट्रोल। अगला सवाल देखो बेटा, देखो सवाल बना रहा हूँ आप ही के फ़ायदे के लिए है। अगला सवाल, ना 10th, अच्छा मैं उससे पहले कुछ इधर से करा, ठीक है। अगला सवाल, अरे भाई सुन लो, चलो अगला सवाल समझा रहा हूँ, देखते हैं कौन बनाते हैं, ठीक। इसका ऑप्शन नहीं मिल रहा बेटा, थिकनेस कभी माइनस में होता है, तुम भूल जाओ ना, माइनस भूल जाओ। 4πr² KT अपॉन रो, अरे P है भाई, पावर P है। आंसर देखो A है क्या, है ना? पहले तो रो नहीं P होगा, रो नहीं, अब माइनस कभी हो नहीं सकता क्योंकि थिकनेस कब से माइनस होने लगा। अगला सवाल, देखिए बेटा प्लीज़ ध्यान दीजिए। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन है बेटा, अ सिलेंडर ऑफ रेडियस R, एक सिलेंडर है बेटा जिसका रेडियस R है, इज मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1। देखो बेटा एक सिलेंडर है जिसका रेडियस R है, ध्यान देना, इसका रेडियस कितना बच्चों? R।
और ये मटेरियल जो इसका K1 कंडक्टिविटी है। ओके, समझ गए यहाँ तक? अच्छा, फिर बोलता है बेटा इज सराउंडेड बाय सिलिंड्रिकल सेल, एक दूसरे सिलेंडर से ये कवर किया गया है और उस सिलेंडर का ना इनर रेडियस आर है। अच्छा, समझ गया, इसके ऊपर जो सिलेंडर बनाना है उसका इनर रेडियस आर है और आउटर रेडियस 2r है। अच्छा, मैं समझ गया, यानी वो एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर फिट करना है ना। बीच में ये दूसरा सिलेंडर आ गया जिसका इनर रेडियस r है और आउटर रेडियस 2r है। ओके, ठीक। बोलता है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2 है। ओके, समझ गए सर? मुंडी पर भाई, मुंडी पर। अरे चाचा, अब कहता है द टू एंड्स ऑफ द कंबाइंड सिस्टम, इस कंबाइंड सिस्टम का दो एंड ये और ये बोलता है आर मेंटेन्ड एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। इसका मतलब हीट इधर से चलेगी बेटा, क्योंकि टेम्परेचर इधर डिफरेंस पैदा किया गया है, तो करंट इधर से चलेगी। करंट इनर सिलेंडर से भी जाएगी और बाहर वाले सिलेंडर से। ऐसा लगता है कि ये दो रॉड पैरेलल वाला है। जब दो रॉड पैरेलल होता बेटा तो इधर से हीट करंट थोड़ा इससे जाता, थोड़ा इससे जाता। ये पैरेलल ग्रुपिंग वाला केस है। तो बोलता है कि बताओ इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी, यानी फाइंड इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। अच्छा, एक बात मुझे बस समझाओ, इधर प्लीज़। अच्छा बताओ बेटा, क्या मैंने दो रॉड पैरेलल में समझाया था आप लोग को? अच्छा बताओ, दो रॉड जब पैरेलल में होता है तो K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कितने लोग को याद है? अभी के अभी रेज योर हैंड, अभी के अभी। अच्छा चलो वो बताएगा। केवी, खड़े हो जा केवी। ठीक है, बैठो। K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2 कराया था। ये तो बेहद आसान है भाई, K इक्विवेलेंट तो बेहद आसान है। क्या लिखेंगे बेटा, जल्दी बताओ? K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। चलो बताओ, K1 देखो ये एक रॉड है और बाहर दूसरा रॉड है। चलो इसका लिखो, K1 तो है ही। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, जल्दी बताओ इसका। अरे कितना है? पाई आर स्क्वायर, वेरी गुड। और A2, इस रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कोई है, बता पाएगा? ऐसे सोचो, ऐसे बेटा, R और ये 2R, बीच में ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताना, बताओ जल्दी। 4 पाई आर स्क्वायर में, अरे पाई इंटू आर स्क्वायर, 2R का स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर घटाएंगे कितना आएगा? 3 पाई आर स्क्वायर, और अपॉन दोनों जोड़ देना है, पाई आर स्क्वायर और 3 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट। यकीन मानो मेरे से ये सवाल पूछा गया था, K1 प्लस 3 K2 अपॉन 4। लो जी, हो गया जी आंसर। क्वेश्चन को केवल पढ़ने में टफ लगेगा, मैं सही बता रहा हूँ, वरना क्वेश्चन आसान होते हैं। नहीं आया समझ में? और बोलो, दिल्ली पुलिस हाजिर है। अच्छा, एक सवाल पहले तो इसका दीदी का बता देते हैं, मिटा दूँ बेटा? अच्छा देखो, ये सवाल बनाने से कुछ समझ आया कैसे बनता क्वेश्चन? फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, और जितना सवाल बनाओगे उतना शार्पनेस होगा। न्यूमेरिकल बनाना उतना ही आसान लगेगा, बस बनाना शुरू तो करो सही। मिटाते हैं। अरे मिटा दूँ? चलो अगला सवाल देखो प्यारे बच्चों, अगला सवाल। क्वेश्चन समझना सब लोग। क्वेश्चन कहता है बेटा द इमिसिविटी ऑफ बॉडीज। अच्छा देखो, पहले तो एक ग्राफ दिया है और फिर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, बताना। क्वेश्चन पढ़ूंगा और आप बताना ध्यान से। इधर देखो, मुंडी पर करो, चलो जवाब देना। पहले सुन लो क्वेश्चन। द इमिसिविटी ऑफ बॉडी एक्स एंड वाई, दो बॉडी होगा बेटा, एक्स और आई। इसकी इमिसिविटी है EX और इसकी इमिसिविटी है, अब मुझे सृजन बताएगी व्हाट इज इमिसिविटी। बताओ सृजन। हाँ, इमिसिविटी किसे बोलते हैं? एब्जॉर्प्टिव। हाँ,
हाँ, इट इज़ द रेशियो ऑफ द एनर्जी emitted by a body upon energy emitted by a black body of same temperature and of same area। यही था ना। तो बॉडी एक्स की इमिसिविटी एक्स और बॉडी, अच्छा बताओ ब्लैक बॉडी की इमिसिविटी कितनी होती है? वाइट बॉडी की 0। और ये ई एक्स और ई वाई इमिसिविटी है। अब सुनना ध्यान से। एंड एब्जॉर्प्टिव पावर ए एक्स और ए वाई है। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है सिरजन, जरा बताना। व्हाट इज एब्जॉर्प्टिव पावर? एब्जॉर्प्टिव पावर होता है एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट टोटल एनर्जी इंसिडेंट। हाँ, अरे एक न्यूरॉन बस गलत ज्ञान रायता फैला देता है। ज़रा ध्यान दीजिएगा बेटा। अब बोलता है इस ग्राफ को देखने के बाद आप क्या बोलेंगे, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही और गलत है ये देखना है। ई वाई ग्रेटर देन ई एक्स, ए वाई ग्रेटर देन ए एक्स, फिर ई एक्स ग्रेटर देन ई वाई, ए एक्स ग्रेटर देन ए वाई, ई वाई लेस देन, बेटा ये और ये ऑप्शन सेम हो गया ना, डोंट वरी। ये और ये नहीं, ठीक है। कोई बता सकता है? कुछ बुद्धि लगाओगे या मैं शुरू हो जाऊं? T इज द टेम्परेचर एंड T इज द टाइम। इधर का T टेम्परेचर बता रहा और यहाँ का T टाइम बता रहा। ऑप्शन सही नहीं है, पढ़ो जरा पढ़ो। ई वाई लिखा है तो मैंने सही कर दिया ना बेटा, नहीं समझ में आया? चलिए, कोई है जो दिमाग लगा रहा है, खोपड़ी लगा रहा है? आप लगा रहे हो? खड़े हो जाओ, जरा बताओ कैसे आप फर्स्ट ऑप्शन बता रहे हो, जरा कैसे एक्सप्लेन करिए। आपने बोला वाई की इमिसिविटी ज़्यादा है, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, नहीं तो आपने कैसे बताया कि जो टाइम के साथ टेम्परेचर उसका जल्दी जल्दी कम हो रहा है, ये कहाँ से पता चला? अच्छा वो ग्राफ से। अरे उल्लू, देखो वाई का टेम्परेचर ज़्यादा डाउन हो गया, एक्स का टेम्परेचर अभी ज़्यादा ही रह रहा है। कौन तेज़ी से ठंडा हो रहा है जल्दी बताओ? वाई। मैं बोलूँ 0 से 1 सेकेंड, जैसे मान लो 1 सेकेंड से शुरू हुआ कूलिंग होना, 2 सेकेंड हुआ तो 2 सेकेंड पर वाई का टेम्परेचर कम मिल रहा है और एक्स का टेम्परेचर, कौन जल्दी जल्दी ठंडा हो रहा है? हाँ, तो ये बात सही बोल रहे हैं, अगर वाई जल्दी जल्दी ठंडा हो रहा है। अच्छा रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला बताइए जरा, जरा भैया को बोलने दो। अरे बेवकूफ 4, अब बोलो 4E सिग्मा ए टी एस क्यूब अपॉन एम एस ब्रैकेट में T माइनस टी एच। भाई तुम क्या करते हो, ऐसे बोलोगे? हाँ, जिसकी इमिसिविटी ज़्यादा उसकी रेट ऑफ कूलिंग भी, किसकी रेट ऑफ कूलिंग ज़्यादा है? तो वाई की इमिसिविटी ज़्यादा। और एक बात और मजे की बात बताओ, जिसकी इमिसिविटी ज़्यादा उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर भी ज़्यादा। अ गुड एब्जॉर्बर विल बी अ गुड एमिटर। बैठ जाओ दोस्त, नहीं आया? अरे गुड एब्जॉर्बर विल बी अ, जिसकी इमिसिविटी ज़्यादा उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर भी। लक्ष्मी दीदी कैसा महसूस कर रही हो? एक मटकी असरफियाँ लेके आना मेरे लिए, वो भी हीरे जवाहरात वाली। हाँ, इसका अपना नया चलता है, इसका अपना कुछ अलग चलता है। हाँ, अरे कौन बना कर रहा है? कोई है? बी नहीं कर सकते थे, कैसे पी कर दोगी? ई एक्स जो है बड़ा हो गया ई वाई से, कौन जल्दी ठंडा हो रहा है, एक्स या वाई? वाई जल्दी जल्दी ठंडा हो रहा है ना। उधर ये बात तो सही बोली, हम इधर से क्यों देखें, हम तो उधर से देखेंगे। कभी खोपड़ी लगाई हो कि 1 सेकेंड पे चलना शुरू हुआ, डाउन शुरू हुआ, 2 सेकेंड हुआ, किसका टेम्परेचर जल्दी कम हो जाएगा? देखो ऐसे मिलाओ,
एक्स का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, वाई का टेम्परेचर कम रहेगा। कौन जल्दी ठंडा हो रहा भाई? उधर से इधर से देखने पे कुछ नहीं होता बेटा। मिटा दे बच्चों। चलो अब लिखिएगा नेक्स्ट चैप्टर। कल फिर सवाल डिस्कस करूंगा। अच्छा चलो एक सवाल और कह रही है, बना देते हैं। हाँ भाई, एक और सवाल है सृजन दीदी का। हाँ भाई 17। अच्छा चलो बेटा एक चीज़ और सुनिए सभी लोग, जो सवाल है उसको ज़रा कोई समझने की कोशिश करेगा तो जवाब दे दोगे। ज़रा सुनना चाचा, ज़रा मुंडी पर कर लो और आराम से सुनो क्या बोल रहा हूँ। द रेडियस ऑफ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर एक बर्तन होता है बेटा, वेसल समझना, जिसका रेडियस आर है। जिसका रेडियस कितना बेटा? आर, और लेंथ इज एल बोलता है, एंड डेप्थ इज एल। सिलेंडर मान लीजिए, हाइट एल मान लीजिए। इट इज़ फिल्ड कंप्लीटली विथ पानी। इसको पानी से भर दीजिए, कंप्लीटली पानी से भर दीजिए। भर दिया? ओके। एंड देन कूल्ड फ्रॉम टेम्परेचर थीटा इन द सराउंडिंग एट अ टेम्परेचर थीटा नॉट। बोलता है एंड देन कूल्ड फ्रॉम थीटा, यानी गर्म पानी कर दीजिए, इसका टेम्परेचर थीटा है और सराउंडिंग टेम्परेचर बोलता है थीटा नॉट है। तुम लोग बात ही कर लो, पूछिए या बात करूँगा। अब देखो थीटा नॉट है। इफ़ द इमिसिव पावर ऑफ द सरफेस ऑफ कैलोरीमीटर इज 1, इमिसिव पावर ऑफ द सरफेस ऑफ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का सरफेस समझ रहे बेटा? ये तो पानी का सरफेस हुआ। बर्तन का अरे यार बर्तन का सरफेस यही ना हुआ, ग्लास लोग है। इसका इमिसिव पावर दिया 1। इमिसिव पावर को याद करो, इमिसिव पावर था एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, 1 दिया है। इमिसिव पावर को कैपिटल ई से, इमिसिविटी को स्मॉल ई से दिखाते हैं, ठीक है, घबराना नहीं। इमिसिव पावर ऑफ द सरफेस ऑफ कैलोरीमीटर इज 1 एंड दैट ऑफ ओपन सरफेस ऑफ वाटर इज 0.5, और इसकी इमिसिव पावर है 0.5। जैसा दिया है वो लिख रहा हूँ, परेशान मत होना। देन द रेशियो ऑफ रेट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय द सरफेस ऑफ कैलोरीमीटर एंड ओपन सरफेस ऑफ द वाटर। तो बोलता है 1 सेकेंड में यहाँ से P1 एनर्जी निकल रही है, यानी रेट ऑफ इमिशन। बोलता है रेशियो ऑफ हीट रेडिएटेड बाई सरफेस ऑफ कैलोरीमीटर। तो मान लो 1 सेकंड में जो हीट निकल रहा है P1, और यहाँ से जो 1 सेकंड में हीट निकल रहा है P2, तो हमसे कह रहा है P1 अपॉन P2 फाइंड करें। तो देखिए बहुत सिंपल है। एक बात बताओ बेटा, कैसे निकालेंगे एनर्जी का डेफिनेशन? इमिसिव पावर का डेफिनेशन ही क्या होता है? एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट। तो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम तो पावर ही होता है, और अपॉन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना होगा जल्दी बताओ? 2πRh। थप्पड़ मारूंगा। πr²h कौन बोला? 2πRh होता है भाई। ये बात समझ में आई? और E ये हुआ E1 और E2। बेटा इसकी इमिसिव पावर क्या होगा? एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, तो P2 हो गया, और एरिया इसका πr² होगा केवल। समझ में आ रहा है? E1 की वैल्यू कितना दिया देखो जरा, 1। तो P1 की वैल्यू कितना होगा? ये 1 है तो 2πRL के बराबर होगा, यही है ना। और यहाँ P2 की वैल्यू देख रहा हूँ जरा कितना होगा? E2 कितना दिया है? 0.5 इंटू πr²L। चलो अब बोलता आओ मिलके डिवाइड करें। चलो भाई P1 अपॉन P2 करो, करें? अच्छा डिवाइड करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, L से L कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा? 2R, नीचे क्या बचेगा? 0.5 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा। मिलाना जरा बेटा। अरे अरे ओए, आंसर ही नहीं है। मैं बताऊं क्या लोचा है? ये भी एरिया लिया है, प्लेन सरफेस 2πRL प्लस नीचे वाला बॉटम, वो भी हवा में ही है। तो बताओ कितना होगा? πr² होगा। अरे बोलो ना,
ये कर्व सरफेस का एरिया प्लस बॉटम भी तो सर्कल जैसा, अरे ग्लास कभी लिए हो हाथ में, नीचे एरिया सर्कल नहीं होता है। वेल ये क्या होगा, समझी सिरजन, टेंशन नहीं लो, मैं डिवाइड करके देखता हूँ। अभी के अभी करूँगा डिवाइड, जोर से बोलो, अभी के अभी करूँगा डिवाइड। चलो P1 अपॉन P2, पाई कॉमन हो गया, R कॉमन हो गया, सही है, पाई और R कॉमन हो गया तो 2L प्लस R अपॉन 0.5 पाई R स्क्वायर L। बेटा बात नहीं करो, पाई से पाई कैंसिल, एक R से एक R कैंसिल, 0.5 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में 2L प्लस R अपॉन RL। देखो तो इस तरह का आंसर है कोई, ऐसा कोई आंसर है, देखना बेटा है, वो तो मना कर रही है। अरे मॉडिफाई कर दिया, अरे बाप रे, अरे भाई, अरे सिरजन, अरे मॉडिफाई तुम कर लेती हो, क्या बात है। अरे ये क्या करो बेटा, नहीं आएगा आंसर, जोर जोर से बोलो, नहीं आएगा। चलो एक काम करो, RL अंदर कर लो, जोर से बोलो RL। चलो RL अंदर करते हैं, क्या आएगा, 2 ब्रैकेट में RL है भाई, हाँ हाँ बोलो बेटा बोलो, तुमको बोल रहा हूँ। P2 में L नहीं आएगा, हाँ अरे हाँ, ओहो सॉरी, सही पकड़े हैं, जोर से बोलो। हाँ अब अलग अलग कर दो, R बाई R 1 और 2L बाई R, अब मॉडिफाई होगा। बोलो क्लियर। बड़ा ज़बरदस्त सवाल दिया है, मतलब दिमाग के खोलने वाले तार दिए हैं, ऐसे सवाल दिए हैं कि दिमाग के तार खुल जाएंगे। हाँ भाई, अब लिखिएगा बेटा, इसे ऑफ करके ऑन करना, ऑफ करो।